हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है आपका जून 2024, राइट। तो ये आपका पेपर हुआ था, इसके अंदर भी हम देखेंगे कौन से टॉपिक से आपका कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या लेवल रहा है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या आपका आंसर रहेगा, राइट। So I hope that I am audible to everyone and visible as well. So let's start. जो मैंने कल के सेशन के अंदर PYQs में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिनका आंसर मुझे सिर्फ एक पर्सन ने किया, दैट इज रेखा जी। सो कंग्रेचुलेशंस, वेल डन रेखा जी, कि आपने पूरा सेशन देखा, बहुत ध्यान से देखा। एंड हियर इज हर नेम, राइट। एंड ऑफ कोर्स जब आप पूरा सेशन देखते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जब आप आंसर्स करते हैं, ऑब्वियसली वो आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट। सो आई होप कि अभी इस सेशन के अंदर, आज के सेशन के अंदर आई विल गेट मोर एंड मोर आंसर्स, राइट। ज्यादा से ज्यादा नाम होंगे ताकि नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा नाम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकूं, राइट। सो चलिए, जून के अंदर जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक ऐसा पर्सन जिसका जीनोटाइप है, दिस इज योर आई, राइट, IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप्स AB, है ना। अगर IAIB है, A और B जीनोटाइप्स मिलकर बनाते हैं आपका ब्लड ग्रुप AB। तो ये कौन सा फिनोमिनन है? प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जो आपका A है जीनोटाइप और B है, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, तो इसका आंसर है आपका B, दैट इज कोडोमिनेंस, राइट। तो दोनों जो है वो अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है IA एंड IB, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम उसे कहते हैं जिसके अंदर एक जीनोटाइप जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जहां पर एक का एक्सप्रेशन जो होता है इट इज बेसिकली सप्रेस्ड बाय द अनदर वन, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर चीजें जो है वो कंप्लीटली पास ऑन नहीं होती है। सो इसका जो आंसर है, क्योंकि इसमें A भी है और B दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, दैट इज द आंसर ऑफ कोडोमिनेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीजेस? कौन सी ऐसी डिजीजेस है जिससे विडाल टेस्ट को जो है वो किया जाता है? सो यहाँ पर आंसर है ABCD, मलेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड या फिर येलो फीवर। तो किसकी वजह से और किसके लिए हम करते हैं विडाल टेस्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि विडाल टेस्ट बहुत ही सिंपल, ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके बारे में हमने नहीं सुना होता है। ये तो जिसने बायो नहीं भी पढ़ी होती है वो भी बता देता है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रही तो जाके किसके लिए टेस्ट करवा के आइए जी, टाइफॉइड के लिए, दैट इज विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट इज बेसिकली फॉर दी टाइफॉइड के लिए, राइट। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है होमवर्क में, वो आपको मुझे बताना है कि कॉलरा जो है इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय, आपको इसके कॉजल एजेंट्स जो है वो बताने हैं। मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलरा और येलो फीवर, चारों के चारों एजेंट्स आपको मुझे बताने हैं, दे आर दी 4 कॉजल एजेंट्स। सो दिस इज योर फॉर दी विडाल, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन आया है, TCA साइकिल इज नेम्ड आफ्टर। और एक और चीज, इस सेशन के अंदर जब आप इन सेशंस को देख रहे हैं, जैसे हमने जो है लास्ट सेशन जो हमारा था दैट वाज बेसिकली फॉर दी आपका दिसंबर 2024 के लिए, है ना, जो 17th को हुआ है। अगर आप उस पेपर को एक ही साल के अंदर, जब आपके 2 बार टेट का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप ये देखेंगे कि जो पहले वाला टेट था, मतलब जून वाला टेट को अगर आप दिसंबर से कंपेयर करते हैं ना, तो जो दिसंबर यानी कि जो 17th ऑफ नवंबर को हुआ था, वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना, इजी नहीं था। अब जैसे यहाँ TCA साइकिल पे नेम आया है, उस पेपर के अंदर आपसे पूछा गया है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट, है ना, तो चीजें जो है वो क्या होने लग गई है, और ज्यादा एडवांस होने लग गई है। तो अब जब जून के अंदर आपका 2025 के अंदर पेपर आएगा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल और ज्यादा कंसेप्चुअल होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और हम डिस्कस भी इसीलिए करें ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं, राइट। सो दिस इज योर TCA साइकिल विच इज नेम्ड आफ्टर एम्डन, हेंस क्रेब, मेल्विन केल्विन या फिर रॉबर्ट इमर्सन, ABCD। सो इस क्वेश्चन, क्योंकि नेम्ड आफ्टर है, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम है आपका, जिसे हम और क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं। सो इट इज नेम्ड आफ्टर दी साइंटिस्ट हेंस क्रेब के नाम के बाद ही चला था, दिस इज क्रेब साइकिल। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था क्रेब साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से ये भी अब हो सकता है इस बार जून में आपसे पूछा जाए कि क्रेब साइकिल की लोकेशन क्या है, कहां पर होती है क्रेब साइकिल, इट टेक्स प्लेस इन। तो ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्रेब साइकिल कहां पर होती है, द प्लेस ऑफ
occurrence of your Krebs cycle is? कमेंट करके इसका आंसर बताइए. सो अगर आप जून के लिए प्रिपेयर करें या आप किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर करें, ऑब्वियसली बायोलॉजी उसके अंदर मेजर सब्जेक्ट होगा, तो आप बायोलॉजी के अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके लिए आप भी तैयार रहिएगा और इनके आंसर्स आप लोगों के लिए भी जरूरी है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन. प्रोटीन की डाइजेशन कहां से शुरू होती है? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक या फेरिंक्स? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर GI ट्रैक, जिसे हम कहते हैं, we call it as digestive system. ठीक है, we call it as digestive system. तो ये कहां पर होता है? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक या फिर फेरिंक्स? तो अब क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है प्रोटीन. तो अगर आप देखेंगे बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, तो ये तो नहीं होगा. कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स जो सबसे पहले आपके बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है? स्टार्च इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज. माउथ के अंदर ओनली 30% ऑफ स्टार्च इज बीइंग यूज्ड, डाइजेस्टेड. फिर ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है. फेरिंक्स इज द पार्ट जहां पर आपकी ईसोफेगस, फूड पाइप, विंड पाइप प्रेजेंट होती है. आंसर इज योर C, दैट इज स्टमक. तो स्टमक जो है दैट इज द करेक्ट वन. दिस इज हाउ वी बेसिकली सॉल्व द क्वेश्चंस. तो ये कैसे सॉल्व होता है? जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, जब आपको पता है कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से काम करेगा, कौन सा टॉपिक के अंदर क्या चीज रिलेवेंट है, फिर हम उन चीजों को उसी तरीके से जो है वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लीवर? लीवर के अंदर कौन सी जो विटामिन है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये वाली है A, D और C, इसमें से आपकी जो विटामिन A और C है, दे आर, A और C आती है आपकी किस, सॉरी C जो है वो किसके अंदर आती है? नॉट AC, इट्स विटामिन A और D. ये है आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन्स और C है आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन. यही है ना? और फैट सॉल्युबल में भी जो D होती है वो होती है आपकी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट. बाद में वो एक्टिवेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसमें वो एक्टिवेट होती है और किसके साथ? अलोंग विद द कैल्शियम आयंस. ये वैसे भी विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी? क्या रोल है विटामिन डी का हमारी बॉडी के अंदर? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर विटामिन ए. तो विटामिन ए जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर लीवर इसे सिंथेसाइज करता है. तो व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इज योर नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम जून 2025. 25 के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए इज, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. बताइए कमेंट करके. दिस इज योर रिवीजन. ऐसे रिवीजन होती है, तो आपकी रिवीजन हो रही है. आपको मुझे प्रिकर्सर बताना है विटामिन ए का कौन सा होता है, क्योंकि ये सिंथेसाइज कहां हो रही है? लीवर के अंदर ना. तो अगर ये मैन्युफैक्चर हो रही है तो किसी न किसी चीज की जरूरत तो डेफिनेटली होगी, तो वो आपको बताना है, राइट? नेक्स्ट है आपका, अच्छा आंसर इज योर ए, दैट इज विटामिन ए. मेच्योर होने पर ओवरी चेंज हो जाती है किसके अंदर? सीड, गार्नेशियम, एंड्रोशियम या फ्रूट? तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका गार्नेशियम है दिस इज द फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट, फ्रूट जो है वो आपका मेसोकार्प, पेरिकार्प से बनता है. तो सीड इज द करेक्ट आंसर. आप सॉरी, ओवरी जो है दिस इज फ्रॉम द फ्रूट. तो सीड किससे बनता है? सीड इज बेसिकली फ्रॉम द ओव्यूल. और जो ओवरी है, ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर. तो ये कहां से आता है? दिस टॉपिक इज बेसिकली फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर के पार्ट्स जब आप मॉर्फोलॉजी जब आप करते हैं एनाटॉमी, तब उसके अंदर आप देखते हैं दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पाथवे जिसके अंदर चीजें या तो बन रही है या चीजें टूट रही हैं. ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो वो कौन सा होता है? किस ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक पाथवे इज ब्लॉक्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट? और अगर आप ध्यान दो, यही सवाल आपका टेट में भी आया है, मतलब आपके जो दिसंबर है उसमें आपका क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा जो आपका ऑप्शन है दैट इज नॉट फॉर दी वायरसेस, मतलब कि आपके एंटीबायोटिक्स किस पे काम नहीं करती है. ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, या अगर आपको जून में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर वायरसेस है. वायरसेस के अगेंस्ट कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती है.
तो यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो वायरस तो नहीं होगा, फंगस, बैक्टीरिया या ऑल ऑफ दीज। तो एंटीबायोटिक्स किस पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है फिर भी आंसर इज सी, दैट इज बैक्टीरिया। ऑल ऑफ दीज है तो बच्चों को लगता है कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे ऑप्शंस दिए हैं तो फिर सभी होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि एंटीबायोटिक्स जो है, एंटी मींस अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैसे तो यही है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट होता है। वायरसेस दे कीप ऑन चेंजिंग देयर बॉडी शेप एंड साइजेस, है ना, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, ये अपने आप को मोल्ड कर लेती है क्योंकि इनकी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। तो वायरसेस के अगेंस्ट कभी भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अब क्योंकि वायरसेस डिलीट आउट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव तो बचा ही नहीं, फंगल या बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स आर बेसिकली फॉर दी बैक्टीरिया, और फंगस के लिए होती है एंटी फंगल आपकी मेडिसिन होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा किंगडम इंक्लूड करता है, अब किंगडम पूछा आपसे, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना है, और वो कैसा है, यूकैरियोटिक है। तो जी जैसे ही यूकैरियोटिक आता है वैसे ही आपका बैक्टीरिया बाहर हो जाता है। तो जैसे ही आता है तो यूकैरियोटिक मेरा बाहर, प्रोकैरियोटिक बाहर हो जाता है, दैट इज मोनेरा किंगडम। मुझसे पूछा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल जिसमें जो एक सेल से बना है। फंगस बनाए आपका मल्टीसेलुलर, फंगस इज मल्टीसेलुलर इन नेचर, नहीं होगा। प्लांटे मल्टीसेलुलर, नहीं होगा, आंसर इज प्रोटिस्टा। और मोनेरा तो मैंने पहले ही एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इसमें से कौन से डिजीजेस जो है वो आपका बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है। टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, काला अजर या बी एंड सी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स योर सी, दैट इज काला अजर, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फिर से ह्यूमन डिजीजेस पे क्वेश्चन है, कॉजल एजेंट्स, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला टॉपिक करना है ह्यूमन डिजीजेस वाला, सो इसका बेस्ट मेथड है कि आप ह्यूमन डिजीजेस का एक चार्ट बना लीजिए जिसके अंदर आप ये बता पाए कि डिजीजेस अगर बैक्टीरिया करता है तो वो कौन कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी है, फंगल कौन सी है, राइट, वायरल कौन सी है, या प्रोटोजोन कौन सी है। तो अगर आपने इनका बना लिया तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीजेस किसके अंदर होती है। बस इतना सा चार्ट फॉलो करना है, इसी में से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द गैसियस प्लांट हार्मोन। ये तो पता नहीं हम कितने सालों से कितनी एनसीईआरटी से, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, और टॉपिक है आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और रेगुलेटर्स, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज योर ए, दैट इज इथाइलिन। एंड नाउ व्हाट इज आईएए, ठीक है, तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है, व्हाट इज आईए। तो ये तो मैं ही बता देती हूँ, दिस इज योर एब्सिसिक एसिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, है ना, और ये सेल इलॉन्गेशन में यूज होता है, जिबरलिन बोलते हैं। जिबरलिन को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपका जून 2025 का जो पेपर होने वाला है वो इतना ज्यादा टू द पॉइंट होगा, इतना स्पेसिफिक होगा कि जब आप उसको कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 से तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी सारी ऐसी चीजें थी जो इन्हीं में से निकलकर सवाल आ जाते हैं। कुछ सवाल तो रिपीट भी हो जाते हैं। आप अगर अपने पिछले 5 से 10 साल के एमसीक्यूज भी कर लेंगे ना तो भी आपके सामने एक पूरा पेपर होता है। कैसे होता है, जब आप चारों के चारों ऑप्शंस को कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर जैसे ये है ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, इसे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, है ना, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं इसे स्ट्रेस हार्मोन, व्हाई, कभी ऐसे सोचा है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि ये प्लांट्स को एडवर्स कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जो जिबरलिन है, इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस, इसे फंगस से आइसोलेट किया गया है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराए, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराए, दिस इज द फंगस। अब आपको हो सकता है साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे एक्सट्रैक्ट, अब आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबको लगता है याबुता इज द आंसर, नो, आपको मुझे बताना है कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बात बताई थी कि दिस इज कॉज्ड बाय द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराए। इसके साइंटिस्ट का नाम मुझे बताइए। देखो मैं आपको इन शॉर्ट तैयारी ही करवा रही हूं आपके जून के लिए, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके, राइट। सो आपका जो आंसर है दैट इज योर ए, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनिंग द रेड डेटा बुक,
ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। IUCN, WWF, साइट्स या फिर IBWL, इट्स आंसर इज ए, दैट इज IUCN। ठीक है, तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, अगर 2 बार प्रोडक्शन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है, 2 बार होती है, तो उससे क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड। तो जी अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, और इसका जो पहला है दैट इज कॉल्ड एज पेन। एंडोस्पर्म इज बेसिकली डेवलप्ड फ्रॉम दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ऑलरेडी 2n+n वाली कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज 3n। सो दिस इज दी एंडोस्पर्म, और फिर ये डेवलप होता है आगे, तो किसी में ये रहता है परसिस्टेंट, किसी में ये नहीं रहता है। दिस इज योर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का नेचर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इट्स हैप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म में ये हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर इट्स ट्रिप्लॉइड। ये बेसिक चीजें बता रही हूं मैं आपको, जो यहां से बनती है, जो आपको करनी है, और जहां से आपको सवाल आता है। 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, विच टू प्लेस एज अ मिथाइल आइसोलेट। किसके साथ रिएक्ट हुआ था वो? वाटर के साथ, NH3 यानी अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर DDT? इसका जो सिंपल सा आंसर है, बारिश हुई थी भाई, दैट इज योर वाटर। बारिश हुई थी, वो लीक कर रहा था, किसी को पता है इसकी स्टोरी? सो दिस इज योर वाटर इज द करेक्ट। वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया था, दैट इज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी। Okay, so this is the question. Column 1 and column 2 match the following है, UV, biodegradable, DDT और phosphates। ये कहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। So इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। तो बेसिकली आपको इसके अंदर क्या देखना है कि UV से क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल से क्या होता है, DDT किसके लिए, और फॉस्फेट्स क्या करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दे, सो दे आर फ्रॉम द इकोलॉजी पार्ट। एनवायरमेंट में जब हम बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन करते हैं, एडिशन ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड एज द यूट्रोफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट व्हेन इट्स बीइंग एडेड ऑन द ट्रॉफिक लेवल्स, एक के बाद एक लेवल में जब वो ऐड होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। तो वो किसकी वजह से होता है? तो मैंने आपको कहा पॉल्यूटेंट ऐड होता है इसके अंदर। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बेसिकली क्या करता है, और फॉस्फेट्स क्या करते हैं? तो फॉस्फेट क्या है? एक तरह से आपका न्यूट्रिएंट ही है जो ऐड हो रहा है, तो वो क्या करेगा? आपकी यूट्रोफिकेशन। T और TT, अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज हेटेरोजाइगस एंड दिस इज योर रिसेसिव काइंड ऑफ। इसमें क्या है? आपका हीट्रो है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, दूसरे में दोनों के दोनों कैसे है? रिसेसिव है। ये किस तरीके का प्रोसेस है? रेसिप्रोकल, हाइब्रिडाइजेशन, टेस्ट या नेगेटिव क्रॉस? तो दिस इज कॉल्ड एज दी ऑप्शन नंबर C, दैट इज टेस्ट क्रॉस। नॉर्मल है आपका, है ना, किया जाता है ये F1 F2 जनरेशन के अंदर, दैट इज योर टेस्ट क्रॉस। ओके, So what are the male and female chromosomes in your birds? Birds के अंदर क्या रहता है फीमेल क्रोमोसोम्स का नंबर? So ये हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और नहीं तो आप इसे कहाँ पढ़ते हो? You usually talk about this into the principles of inheritance and variations. Inheritance के अंदर, inheritance एक टॉपिक है जो हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वहां से ये सवाल आया है। इसका जो आंसर है देखो, XX XY तो आपका मैमल्स ह्यूमंस के अंदर है, तो ये तो नहीं होगा, बचा आपका B, C and D, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। अब आपको मुझे ये भी बताना है, अगर C इज द करेक्ट वन, तो फिर ये किसके अंदर होता है और ये किसके अंदर होता है? ये भी क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर्स हैं, किसी न किसी के अंदर एडेड होता है। तो जब आप इन सबको कर लोगे, तो मान लो अगला क्वेश्चन यहीं से आ गया कि इंसेक्ट्स के अंदर कौन सा होता है, या ग्रास हॉपर के अंदर कौन सा होता है ना, ऐसा कुछ आ गया, तो आपको पता है इसमें से कौन सा आंसर है, क्योंकि आपने किया है। आपने जब PYQ किए थे तब आपने देखा कि ये तो ह्यूमन का है, ये बर्ड्स का है, ये इसका है, ये इसका है, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आपको कमेंट करना है। तो वो जब आपको पता चल जाएगा, तो अगर क्वेश्चन इंसेक्ट पे आता है, या आपको किसी ग्रास हॉपर पे आता है, या किसी पर्टिकुलर एक ऐसी चीज पे आ जाता है, तो आप उसका आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यहीं से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश है, सी कुकुम्बर है, सी अर्किन है, और फेदर है, फेदर स्टार जिसे हम कहते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन विच फाइलम? A B C D, मोलस्क, नेमाटोड, आर्थ्रोपोड या इकानोडर्मेटा? तो भाई ये है एग्जांपल्स और ये है फाइलम। तो अगर आप एनिमल किंगडम को कर रहे हैं तो इसमें कोई बहुत डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं आया है। हमें जो सवाल आया है वो आया है हमारे किसके ऊपर? जनरल फीचर्स के ऊपर। यानी कि हमें इसके अंदर क्या बताना है? जनरल फीचर्स बताने हैं, और फिर हमें किंगडम फाइलम करना है। पर यहाँ तो एग्जाम्पल पे आ गया। तो आपको अपनी एनिमल किंगडम के अंदर आपके टेट एग्जाम के लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फाइलम्स के जनरल फीचर्स करने और उनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है दैट इज योर D, दैट इज कॉल्ड एज इकाइनोडर्मेटा। सो D इज द करेक्ट आंसर। अच्छा,
ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, और ये सबको ही आता है। ये तो मैंने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख लिया क्वेश्चन कि हैवी एक्सरसाइज के बाद हमारी लेग्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। इट इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ, किसके डिपॉजिट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हैवी क्रैम्प। तो हमारी बॉडी के अंदर हैवी क्रैम्प्स तब पड़ते हैं व्हेन देयर इज द कंडीशन ऑफ योर एनएरोबिक कंडीशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, और वो कब होगा? दैट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो वो होते हैं फर्मेंटेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है? एटीपी, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी एपरेटस। अब बताओ, दो तो इसमें ऑर्गेनल्स ही हैं। अब पूछा है किसकी सिंथेसिस, मतलब किसकी फॉर्मेशन में काम करता है एंडोप्लाज्मिक। सो इट्स आंसर बी, दैट इज प्रोटीन। देखो, जो एटीपी बनते हैं ना, वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। गोल्जी एपरेटस इज बेसिकली फॉर दी स्टोरेज, पैकेज, प्रोसेसिंग, लाइसोसोम की फॉर्मेशन। और किसकी फॉर्मेशन होती है आपकी? दैट इज सेल वॉल की फॉर्मेशन। अगर आपने, मान लो कि किसी ने दिसंबर का पेपर देना था और उसने जून के पेपर से स्टार्ट करना था, तो अगर किसी ने जून के पेपर में ये चीज पहले ही कर ली होती, तो इस बार दिसंबर में ये क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल होती है, मतलब कि जो आपके जो गोल्जी एपरेटस है वो किसकी फॉर्मेशन में काम करते हैं। उसमें ऑप्शन दिया गया था नीचे, लाइसोसोम्स। तो अगर आपने इसे एनालाइज किया होता दिसंबर का पेपर देने से पहले, अगर आपने इस वाले पेपर को एनालाइज किया होता और हर एक ऑप्शन को क्लैरिफाई किया होता, तो था ना इसी में से सवाल। गोल्जी एपरेटस पे दिसंबर में अलग से क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व भी करवाया। आप चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। उसके अंदर पहला सवाल ही गोल्जी एपरेटस पे था, जो मेरे पास सेट आया था। किसी में नहीं भी हो सकता है, पर जो मेरे पास सेट आया था उसमें पहला सवाल ही गोल्जी एपरेटस पे था कि गोल्जी एपरेटस यहाँ पर किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है? दैट इज लाइसोसोम्स। तो ये आपके लाइसोसोम्स में भी हेल्प करते हैं और सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी करते हैं। तो ये दिसंबर 2024 में है। तो ये कौन सा पेपर है? जून 2024 का। तो अगर इसको एनालाइज किया होता, हर एक ऑप्शन को किया होता, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसीलिए हम यहाँ पर आपके पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको हर एक ऑप्शन में क्लैरिटी मिले, आपको भी समझ आएगा, आपको भी इसी तरीके से करना है। इनफैक्ट आपको इससे भी ज्यादा अगर आप डिटेल कर सकते हैं, गो फॉर इट। आपके सामने, आपके पास जब आपका पेपर होगा जून 2025 का, आपको समझ आ जाएगा कि पेपर इसी में से आया है। सो दिस इज प्रोटीन की सिंथेसिस। कौन सा करता है? RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया। कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज, कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है ना। क्लोरोफिल के अंदर आपकी फाइटोल रिंग प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन रिंग जो है, दोनों प्रेजेंट होती हैं। एक हाइड्रोफिलिक होती है और एक आपका हाइड्रोफिल। तो मैग्नीशियम जो होता है, इट इज हैविंग अ हेड। मैग्नीशियम का हेड रीजन भी होता है और मैग्नीशियम के पास टेल भी होती है। फाइटोल टेल होती है, हेड पोरफायरिन होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। मैग्नीशियम का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होता है इट इज लिपोफिलिक इन नेचर। ये याद रख सकते हो आप। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। Which of the following organelle does not have cell membrane? किसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें से जो अगर आप तीन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो तीनों के तीनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिवाय एक के, दैट इज योर राइबोसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये जो आपके हैं न्यूक्लियस है, तीनों क्या है आपके? तीनों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन तो तीनों के पास होती है, राइट, पर किसके पास नहीं होती है? राइबोसोम्स के पास। सो दे आर मेम्ब्रेनलेस। प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू द एडल्ट। तो एक लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज से जब एडल्ट के अंदर जाता है तब उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं? नो, नन ऑफ दीज नो। इम्प्लांटेशन? नो। आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चेंजेस होते हैं, फॉर्म्स। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? किस पॉल्यूशन के लिए यूज किया गया ग्रीन कलर का मफलर? सॉइल, वाटर, एयर या नॉइज? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर D, noise pollution. That was basically from the basically was from the most expected questions. और आपका ये जो क्वेश्चन था it was from the current affairs. ठीक है, तो अगर आप इन सेशंस को देखेंगे, इसके अंदर अभी जो है वो हम इतने ही MCQs को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका जो एक पार्ट है विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट सेशन, राइट। तो अगर आप इसको डिटेल में देखो तो हर एक चीज अगर आप इसमें एनालाइज कर पा रहे हैं तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इसमें ना एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि जब हम PYQs को देखते हैं, जब भी हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो उसके अंदर हमें
उसी में से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए, इसका पार्ट बी जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। अभी वी आर डिस्कसिंग दिस मच ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू आंसर देम, तो ये आपको आंसर करने हैं और आपको इसका आंसर डेफिनेटली बताना है। जो आंसर बताएगा कमेंट करके, उनका नाम नेक्स्ट सेशन के अंदर डेफिनेटली डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को और ज्यादा डिटेल में करें ताकि आपके जून के लिए जो है वो सारी और चीजें जो है वो ईजी हो जाए, राइट। सो जो स्टूडेंट्स जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन जो है वो टेट के लिए इस बार पहला उनका अटेम्प्ट भी है और चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ही उनका टेट क्वालिफाई हो जाए। अगर आप सच में चाहते हैं तो आपको जिन सेशंस, जो ये सेशंस हो रहे हैं, आपको जरूर अटेंड करने चाहिए। ये आपका पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, इससे आपको सिलेबस आपका एनालाइज हो जाता है। दिस इज योर मस्ट गो, है ना, मस्ट गो स्टेप होता है ना, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये वही स्टेप है आपकी लाइफ का, आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं, गो फॉर दैट, राइट। बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो अलग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, इसी सेशन के अंदर दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।